बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सी वाटर। खास करके समुद्री जल के संगठन में लवणता को हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है टिडमर ने 1884 में जो चैलेंजर अभियान चलाया था, उस समय उन्होंने अपने अभियान के दौरान सागरीय जल का अध्ययन किया और इसके संगठन की पहचान करी और पाया कि 47 से भी ज़्यादा प्रकार के खनिज लवण समुद्री जल में मिले हुए हैं। समुद्री जल में मिले हुए खनिज लवणों को ही लवणता कहते हैं। समुद्री जल में इस लवणता का मापन 1000 ग्राम समुद्री जल में कितने ग्राम खनिज के लवण उपस्थित हैं के रूप में किया जाता है। इसीलिए इसको ग्राम प्रति 1000 समुद्री जल ग्राम खनिज लवण को ग्राम में खनिज मापा जाता है और यह माप 1000 ग्राम जल में उपस्थित ग्राम खनिज लवण के रूप में की जाती है। इसीलिए इसका संकेत जो होता है प्रतिशत में 2 शून्य होते हैं। तो नीचे वाला शून्य यहाँ 2 होता है और ऊपर वाला शून्य 1 होता है। इसका संकेत इस रूप में होता है। आप इसके संकेत को एक बार ध्यान से देख लेंगे। ये संकेत भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि समुद्री जल की लवणता को किसके द्वारा संकेतित किया जाता है। खैर, तो समुद्री जल की लवणता समुद्री जल में उपस्थित खनिजों की लवणता है, खनिजों की मात्रा है, जिसको समुद्री जल लवणता कहते हैं। अब रहा सवाल कि इसमें किस खनिज की मात्रा सर्वाधिक है। इस 47 प्रकार के खनिजों में सबसे ज़्यादा समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जो सामान्य नमक होता है जिसको हम खाते हैं। सोडियम क्लोराइड की मात्रा समुद्री जल के कुल खनिजों में इसकी मात्रा 77.8% होती है अकेले। इसके बाद 10.9% हिस्सा मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है। इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट का हिस्सा होता है 4.7% और इसके बाद कैल्शियम सल्फेट का हिस्सा होता है 3.6%। ये 4 सबसे बड़े खनिज लवण समूह हैं जो कि समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट 2.5% पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये 0.3% पाया जाता है। और इस तरह से समुद्री जल के लवणता का अधिकांश हिस्सा इन 5 या 6 खनिजों द्वारा निर्धारित हो जाता है। अब रहा सवाल कि समुद्री जल में इस लवणता के स्रोत क्या रहे हैं। तो एक तो समुद्री नीतल खुद रहा है, दूसरा स्थल खंडों से जो नदियां बहकर समुद्र में अपने अवसादों को गिराते हैं, अपने जल को गिराते हैं, तो इन नदियों द्वारा भी लवणीय पदार्थ ले जाकर जल में इकट्ठा किए जाते हैं, जिसके चलते समुद्री जल की लवणता बढ़ती है। इसके अलावा सबसे बड़ा कारक अगर माना गया है तो वो है समुद्रों के अंदर होने वाले ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रिया, खास करके ज्वालामुखी से निकलने वाले राख और अन्य अवसादी पदार्थ जो कि समुद्र में के जल में घुल जाते हैं, तो इसकी लवणता को, इसमें खनिज लवण की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हवाएं भी जो स्थल खंड से समुद्र की ओर बहती हैं, अपने साथ धूल कणों आदि को, लवण के कणों को लेकर बह जाती हैं और आर्द्रता के साथ, जैसे ही इनके हवा में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है, समुद्री हवा जल की से उत्पन्न आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है, ये सारे के सारे अवसाद हवाओं से समुद्र में निक्षेपित हो जाते हैं और इस तरह से समुद्री जल की लवणता को बढ़ा देते हैं। अब रहा सवाल कि समुद्री जल की लवणता को, यह एक लंबा चैप्टर है, अब रहा सवाल कि समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। यह भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस करके पूछे जाते हैं। तो पहला और सबसे प्रमुख कारक है समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करने वाला तापमान, दूसरा है वर्षा, तीसरा है वायुदाब और पवन की दिशा या पवन, चौथा है नदियों का जल, पांचवा है सागरीय जल की गतियां। तो इसमें तापमान का सीधा मतलब है कि अगर तापमान समुद्री जल पर सौर्य तप की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो जल का वाष्पन ज़्यादा होगा, जल का वाष्पीकरण अगर ज़्यादा होगा तो समुद्री जल में लवणता की मात्रा बढ़ेगी। इसलिए तापमान और समुद्री लवणता में सीधा संबंध है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा वाष्पीकरण बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा समुद्री लवणता बढ़ेगी। इसी तरह से वर्षा जल आपको पता है कि एक शुद्ध जल होता है और शुद्ध जल को अगर हम समुद्री जल में डाल दें तो लवणता की मात्रा घटेगी। इसलिए जिन समुद्री क्षेत्रों के ऊपर वर्षा सालों भर होती है, जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्र, वहां पर लवणता की मात्रा कम होगी। नदी का मुहाना, जहाँ सालों भर नदियां स्वच्छ जल समुद्र में गिराती हैं, वहां पर लवणता की मात्रा घट जाती है। तो शुद्ध जल लवणता की मात्रा को घटाते हैं।
यानी लवणता की मात्रा और शुद्ध जल में विपरीत संबंध होते हैं। इसी तरह से नदियों का जल वर्षा और समुद्री लवणता में विपरीत संबंध होते हैं। इनकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी लवणता वैसे वैसे घटेगी, और इसकी मात्रा जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे इनकी लवणता बढ़ेगी। ठीक है। इसी तरह से वायुदाब और पवनें, समुद्रों के ऊपर जब वायुदाब ज़्यादा होता है तो उस क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर, वायुदाब ज़्यादा होता है तो जल राशि नीचे बैठती है और उसको भरने के लिए अन्य क्षेत्रों से जल राशियाँ आती है। तो जिस समुद्री क्षेत्र में वायुदाब के अंतर के कारण समुद्री जल किसी दूसरे क्षेत्र से लाया जाता है, वहाँ पर लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जिस क्षेत्र से ले जाया जाता है, यानी जहाँ से जल की हानि होती है, दूसरे क्षेत्र की ओर जल प्रवाहित होते हैं, उन क्षेत्रों में नीचे से उद्वेलित होते हुए जल ऊपरी सतह तक आते हैं और वहाँ लवणता की मात्रा घट जाती है। इसी तरह से सागरीय जल की गतियाँ, तो सागरीय जल की गतियाँ चूँकि जल का विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान तक करती हैं, तो जिस स्थान पर करती हैं वहाँ लवणता बढ़ेगी और जहाँ से करती हैं वहाँ लवणता घटेगी। तो ये ऐसे कारक हैं जो सागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। अब रहा सवाल कि इस सागरीय जल की लवणता का क्षैतिज वितरण का स्वरूप क्या है, किस तरह से ये सागरीय जल लवणता वितरित है। तो सबसे पहला प्रभाव इस पर गोलार्ध के अनुसार पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में सागरीय जल की लवणता जहाँ 34% पाई जाती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सागरीय जल की लवणता 35% प्रति ग्राम प्रति हजार ग्राम प्रति हजार पाई जाती है। लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पर संपूर्ण सागरीय जल की औसत लवणता की बात करें तो यह 34.75 ग्राम प्रति हजार होती है। इसी प्रकार से अगर हम विषुवतरेखीय क्षेत्र में अधिक तापमान के बावजूद तुलनात्मक रूप से लवणता कम पाई जाती है, यह सामान्यतः 34 से 35 ग्राम प्रति हजार पाई जाती है। इसका एक खास कारण है। पहला कारण है कि विषुवतरेखीय क्षेत्र में महासागरों के ऊपर सालों भर लगातार वर्षा होती है, मतलब कि दिन में 2 बजे के बाद रोज वर्षा होती है। दूसरी बात है कि विषुवतरेखीय क्षेत्र में उच्च सापेक्षिक आर्द्रता पाई जाती है। तीसरी बात है कि इसमें विषुवतरेखीय क्षेत्र में दिन की अवधि का एक खास हिस्सा मेघाच्छादन की स्थिति में रहता है। आकाश में मेघ छाए रहते हैं, जिसके चलते तापमान तो होता है लेकिन प्रभाव नहीं हो पाता है सागरीय जल के ऊपर। और चौथी बात ये होती है कि विषुवतरेखीय क्षेत्रों में समुद्रों के ऊपर भी डोलड्रम की स्थिति रहती है, लगभग शांत स्थिति रहती है। तो ये 4 कारण हैं कि उच्च तापमान के बावजूद भी विषुवतरेखीय क्षेत्रों में महासागरों की लवणता कम पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में जरूर पूछा जाएगा, या इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कि क्यों ऐसा होता है। इसी तरह से अगर हम सागरीय लवणता की बात करें तो स्थल से घिरे हुए सागर और आकार में छोटे सागर और ऐसे सागर जिनमें नदियां चारों तरफ से आकर गिरती हैं, ऐसे सागरों में लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। लेकिन अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में कोई सागर स्थित हो जहां वर्षा का अभाव हो, लगातार वाष्पीकरण की क्रिया होती हो और वर्षा नहीं होती हो, ऐसे सागरों में लवणता विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है। विश्व के सर्वाधिक लवणता वाले सागर, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो वो है वॉन लेक। दूसरा है मृत सागर और तीसरा है ग्रेट साल्ट लेक, जो कि यूएसए में है। वॉन लेक की लवणता 330 ग्राम प्रति हजार पाई जाती है, जबकि मृत सागर की लवणता 240 है और ग्रेट साल्ट लेक की लवणता 220 है। इन सागरों में विश्व की अधिकतम लवणता का सबसे बड़ा कारण है कि ये लैंडलॉक्ड है, पहला नंबर, स्थल से अवरुद्ध है। दूसरा कि इनसे जल निकासी नहीं होती है, और तीसरा बड़ा कारण है कि इनमें तीव्र वाष्पीकरण की क्रिया होने के कारण यहाँ लवणता अधिक पाई जाती है। और चौथा, इन सागरों को स्वच्छ जल की आपूर्ति भी नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो आप कह सकते हैं कि आंशिक रूप से, ये आपको सिलेबस में पढ़ना है कि आंशिक रूप से घिरे हुए और बंद सागरों की लवणता वितरण को या उसके वितरण लवणता की अधिकता के कारण को बताएं, ये आपको पढ़ना है। तो आंशिक रूप से घिरे हुए या बंद सागरों की लवणता की अधिकता का प्रमुख यही कारण है।
और विश्व में ऐसे सागर सर्वाधिक लवणीय सागर होते हैं। इनकी लवणता की अधिकता के कारण यहाँ जैविक विकास, जलीय जीवों का विकास बहुत कम हो पाता है। हाँ, तो अगर हम क्षैतिज वितरण की बात करें तो सबसे पहले विषुवतरेखीय क्षेत्रों में या उन विषुवतरेखीय क्षेत्रों में खास करके 10 डिग्री या 20 विषुवत रेखा से 10 या 20 डिग्री तक के क्षेत्रों की बात अगर बात करें तो यहाँ पर वर्षा की अधिकता के कारण सालों भर उच्च तापमान के बावजूद भी कम लवणता पाई जाती है। लेकिन 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच उत्तरी गोलार्ध में और 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम लवणता की बात करें तो यह लवणता महासागरों में अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होती है, इसलिए 20 डिग्री से 40 डिग्री 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच महासागरीय लवणता ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वाष्पीकरण ज़्यादा है। तीसरा क्षेत्र है आपका 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र। यहाँ पर लवणता सामान्यतः घट जाती है और यह 31 से 33% हो जाती है। और यहाँ पर लवणता घटने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर तापमान की मात्रा घट जाती है, जिसके चलते वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए सागरीय जल की लवणता भी बढ़ नहीं पाती है, घटी ही रहती है। तो ये तीसरा क्षेत्र है क्षैतिज रूप से वितरण का। चौथा क्षैतिज रूप से लवणता वितरण का चौथा क्षेत्र है आपका 60 डिग्री से उत्तर ध्रुवों की ओर लवणता का क्षेत्र। यहाँ पर लवणता सामान्यतः कम पाई जाती है। 60 डिग्री से ऊपर की ओर जाने पर यानी ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता के कम पाए जाने के दो सबसे प्रमुख कारण हैं। पहला कि तापमान इतना कम होता है इस क्षेत्र में कि वाष्पीकरण की कोई संभावना नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि इन क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में खास करके बर्फ के पिघलने से सागरों को शुद्ध जल की प्राप्ति होती है और इसी शुद्ध जल के प्राप्ति के कारण इस सागरीय ध्रुवीय क्षेत्रों वाले हिस्से में खास करके 60 डिग्री से ऊपर के हिस्सों में सागरीय जल की लवणता काफ़ी कम होती है। इसके अलावा एक तीसरा कारण भी है। तीसरा कारण ये है कि इन क्षेत्रों में जल प्रवाहित करके तो लाया ही जाता है। तीसरा कारण में खास करके अटलांटिक महासागर के उत्तरी पूर्वी हिस्से में गर्म जलधाराओं के प्रभाव के कारण भी बर्फ के पिघलने से लवणता कम होती है। अब अगर हम कैटेगरी वाइज बात कर लें तो 3 तरह के लवणता क्षेत्र वितरित है। एक तो है अधिकतम लवणता के क्षेत्र, जहां अधिकतम लवणता में आपको सागरों में 35 ग्राम प्रति हजार से भी ज़्यादा लवणता पाई जाती है। दूसरा है मध्यम लवणता के क्षेत्र, जिसमें 20 से 35 ग्राम प्रति हजार से के बीच लवणता पाई जाती है। और तीसरा है आपका 20% मतलब कि 20 ग्राम प्रति हजार से भी कम लवणता के क्षेत्र, जो कि न्यूनतम लवणता का क्षेत्र कहलाता है। अधिकतम लवणता के वाले सागरों में सबसे प्रमुख है लाल सागर, इसके बाद है भूमध्य सागर, फिर है फारस की खाड़ी, फिर है कैरिबियन सागर, फिर है बास जलडमरूवर्त और इसके अलावा है कैलिफोर्निया की खाड़ी। जबकि मध्यम लवणता वाले सागरीय क्षेत्रों में आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, चीन सागर, अंडमान सागर और उत्तर सागर स्थित है। जबकि न्यूनतम लवणता के सागरीय क्षेत्रों में बाल्टिक सागर को रखा गया है। बाल्टिक सागर के अलावा हडसन की खाड़ी और काला सागर भी न्यूनतम लवणता के क्षेत्र में आते हैं। काला सागर सामान्यतः अंतःस्थलीय सागर है, लेकिन काला सागर में शुद्ध जल की प्राप्ति कई नदियों से होती है। यही कारण है कि अंतःस्थलीय होने के बावजूद भी